असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 30% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाली एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो सबसे पहले चौरगॉफ ने नियम के अनुसार डीएनए में साइटोसिन व ग्वानिन तथा एडेनिन व थायमिन का अनुपात बराबर होता है। तो साइटोसिन बराबर ग्वानिन 30-30%, 30-30 कितना हो गया 60%। तो टोटल कितना परसेंट हो गया 60%। कुल डीएनए का प्रतिशत है 100। साइटोसिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू 60%, तो 100 माइनस 60 कितना हो गया 40%। तो एडेनिन और थायमिन कितना 40%, तो दोनों का मान क्या होता है इक्वल होता है, तो दोनों जुड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एडेनिन बराबर 40/2 यानी 20%, अतः एडेनिन का प्रतिशत 20% होगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का भी, यदि अनुलेख इकाई का कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम निम्नलिखित है तो इसके क्रम को जमाना है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार में आंसर दिया गया। यदि कूट लेखन रज्जुक कोडिंग स्टैंडर्ड के अनुक्रम निम्न प्रकार है, ये प्रकार दिया हो तो इसे mRNA के अनुक्रम में इस प्रकार होगा। ये मैं जमा दिया हूँ, आप लोग इसको स्क्रॉल करके आराम से लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा तो भी क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसे पूरा व्यवस्थित क्रम में जमा दिया और इसका आंसर है। ठीक है, इसे आप लोग स्क्रॉल करके लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसे रोक दिया है। चलिए आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रतिरक्षी अणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र आप लोगों के सामने है। प्रश्न क्रमांक 2 का नामांकित रेखा चित्र, प्रतिरक्षी अणु का स्वच्छ एवं नामांकित रेखा चित्र। इसे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे बड़ा स्क्रीन पे बना दिया है कि आप इसे देख के आराम से बना सके। ठीक है, मैं इसे 10 सेकंड के लिए छोड़ दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन बना सके। उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है? तीसरा प्रश्न यह बोल रहा है, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इसके कैसे बचा जा सकता है? ठीक है, इसमें कोई 3 कारण लिखना है। तो इसका 3 कारण क्या है? पहला है व्यवसाय के प्रमुख कारण, उत्सुकता, संचार माध्यमों के विज्ञापन व्यक्ति को नशीले पदार्थ को जानने की उत्सुकता पैदा करता है, जिसके कारण सेवन करता है। दूसरा, उत्तेजना एवं अपूर्ण आनंद की प्राप्ति, कुछ मादक द्रव्य उत्तेजक प्रकृति के होते, ये उन युवाओं को जिसके शारीरिक क्षमता की चाह होती है आकर्षित करते, इनके सेवन के अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती। इसकी वास्तविक धारणा यह है कि इन दवाओं के सेवन से शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता आती है। तीसरा, अधिक कार्य क्षमता की इच्छा ऐसी भ्रांति है कि मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति में स्फूर्ति आती है और अधिकाधिक शारीरिक एवं मानसिक कार्य करता है। इसी कारण कुछ नशीली दवाओं तथा मादक द्रव्यों के सेवन युवाओं द्वारा किया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के पदार्थ शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को कम करके थकान बढ़ाते हैं। इसी प्रकार चौथा भी है, कल्पना लोक की सैर, कुछ मादक द्रव्य वास्तविक दुनिया से व्यक्ति को पृथक कर देता है, जिसके इन्हें क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को नई सौंदर्य भावना एवं आनंद का अनुभव होता है। इस क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति नशीली दवाओं पदार्थों का सेवन करता है, जिसका देखा देखी परिवार के छोटे सदस्य भी नशीली पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं जो आप लोगों को मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। आपको 3 ही कारण लिखना है, प्रश्न में केवल 3 ही कारण पूछा हुआ और 3 ही अंक के प्रश्न हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए मैं कुछ और भी कारण बता दे रहा हूँ। जो स्क्रॉल कर रहा हूँ इसके अनुसार आप लोग इसमें से जो भी मैंने उसे छाट के लिख सकते हैं। ये प्रश्न के 3 के आंसर हो गए। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? मलेरिया, स्केरिसिस, न्यूमोनिया, ये तीनों का हम लोगों का संचरण कैसे होता है उसके बारे में बताना है। चलिए आते हैं इसके आंसर। सबसे पहले मलेरिया।
मलेरिया का आंसर, मलेरिया कैसे फैलता है, इस रोग का संचरण कैसे होता है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोन मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी थे। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा होने वाले दुर्दम सबसे गंभीर है और यह घातक भी हो सकता है। मादा एनफिलीज मच्छर मानव में इस रोग का संचरण करती है। ये मलेरिया फैलाने के लिए मादा एनफिलीज मच्छर ही मानव शरीर में इसका प्रवेश कराती है। चलिए चौथे नंबर के सेकंड नंबर के आंसर पे आते हैं। चौथे का सेकंड नंबर का आंसर स्केरियोसिस, ये पूछा गया। उसको हम लोग स्केरिसता भी बोलते हैं। आंत्र परिजीवी स्केरिस से नामक रोग होता है। आंतरिक रक्त स्त्राव, पेशिया पीड़ा, ज्वर, आरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण है। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, शाक, सब्जियों, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। ये हो गया चौथे का बी नंबर का। चौथे का सी है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कैसे फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव के न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है। इस रोग में फुसफुस के वायु कोश संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठकों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि न्यूमोनिया के लक्षण है। ये जीव विज्ञान के 4 प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसके आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्ष व चेस ने डीएनए एवं प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित की, इसका चित्र भी है और वर्णन भी। ये मैं आप लोगों के लिए क्लियर करता हूँ। चलिए आते हैं आंसर पे। उत्तर, हर्शे व चेज ने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने हेतु P32 व P32 आइसोटॉप्स युक्त माध्यम में ई कोलाई जीवाणुओं का संवर्धन कराया। कुछ समय में वृद्धि करने के पश्चात जीवाणु और जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमित कराए गए। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि जीवाणु भोजी का प्रोटीन आवरण H35 रेडियोधर्मी युक्त हो गया, जबकि इसके डीएनए में सल्फर नहीं होता। इसके विपरीत जीवाणु भोजी में डीएनए P32 रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स की उपस्थिति दिखा रहा था, क्योंकि डीएनए में ये इसका डायग्राम है। मैं इसे फिक्स कर देता हूं जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे कंप्लीट कर सके। ठीक है, नीट एंड क्लीन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं इस आंसर को। मैं इसका हिंदी में भी डायग्राम आप लोगों को सेंड कर रहा हूं, जिससे आप लोग हिंदी में बनाना है तो हिंदी में बना सकते हैं। तो चलिए हिंदी का डायग्राम देखते हैं। ये आप लोगों के लिए हिंदी में भी इसका डायग्राम है। जो आप लोगों को इंग्लिश वर्ड था उसको मैंने हिंदी पे भी कन्वर्ट किया हुआ। ये आंसर है बुक से लिया हुआ। आप लोग इससे भी आंसर अपना कंप्लीट कर सकते हैं या बुक से भी इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। आते हैं आगे थ्योरी में। और आगे है फॉस्फोरस होता है। प्रोटीन आवरण में P32 उपस्थित था। P32 रेडियोधर्मी युक्त जीवाणु भोजी द्वारा ऐसे जीवाणु को संक्रमित कराया गया जिसमें रेडियोधर्मी तत्व नहीं थे। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि समस्त जीवाणु रेडियोधर्मी हो गए। अधिकांश रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स जीवाणु भोजी की अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो गए। रेडियोधर्मी तत्व रहित जीवाणु में H32 युक्त जीवाणुभोजी द्वारा संक्रमण कराने पर तथा जीवाणुभोजी पृथक कराने पर देखा गया कि जीवाणुओं में रेडियोधर्मी तत्व मौजूद थे, बल्कि ये जीवाणुभोजी के प्रोटीन आवरण में ही रह गए थे।
उपयुक्त प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि जीवाणुभोजी का डीएनए ही वह पदार्थ है जो नए जीवाणुभोजी उत्पन्न कराता है, वह संक्रमण में भाग लेते हैं। यह सिद्ध हो गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। इसके अतिरिक्त डीएनए फास्फोरस युक्त होता है जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। डीएनए सल्फर रहित होता है जबकि प्रोटीन सल्फर युक्त होता है। यहाँ से आप उसके अंतर के बारे में भी लिख सकते हैं, डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित हो। यहाँ से आप उन लोग 3 पॉइंट अंतर लिख सकते हैं। यहाँ सिद्ध हुआ कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, वहाँ के बाद से 3 अंतर आप लोग लिख सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को बायो का सॉल्यूशन दिया है क्लास 12 के असाइनमेंट का। यदि आप लोगों को आज की क्लासेस अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार के असाइनमेंट और पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन या वीडियोस लाते रहता हूँ, जिससे आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आसानी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।